Hi guys, this is Manu Mishra. Welcome you all on our official YouTube channel Law Prep Tutorial and to this session जिसमें आज हम लोग 21st of June के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे. But before I start with the analysis of today's newspaper, before we see कि आज के न्यूज़पेपर में हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, let me have a tech check. And I think seems all fine with the audibility and visibility. So good morning everyone. Good morning Prabjot. Good morning Sreja. Good morning Shivang. Good morning Anushka. Good morning Nia. Good morning Ananya. Good morning. Good morning everyone. Good morning. I hope you guys are doing good and सब कुछ on track चल रहा होगा, right? आपकी पढ़ाई and everything should be on track, right? Yeah. So guys, just give me a minute, है ना? Just give me a minute. Let me resolve this camera वाला, है ना? एक बार कैमरे वाले इशू को रिजॉल्व कर लेते हैं and then we'll start. Just a second. Just a second. No, I think seems all fine. Just give me a second. Huh? I'm so sorry. Yeah. Okay. So yeah, now it seems all fine with the audibility and visibility and with camera and everything. Yeah. So welcome you guys on our YouTube official channel and let's start with the analysis of today's newspaper. I know कि आज थोड़ा सा डिले हुआ है, but I do make sure of that कि from tomorrow onwards आपको ये डिले देखने को नहीं मिलेगा, right? And from tomorrow we will be basically live by 7 o'clock, right? 7 o'clock हम लाइव होते हुए नजर आ जाएंगे. ये चीज आपको विजिबल होती हुई नजर आएगी. अभी हम शायद एक दो दिन से थोड़ा सा 10 to 15 मिनट्स का डिले कर जाते हैं. वो डिले अब हमारा होता हुआ नजर नहीं आएगा. आई नो कि तुम लोग स्कूल्स भी ओपन हो रहे हैं एंड you need an analysis as early as possible. So yeah, so we'll start at बिल्कुल sharp 7 o'clock. Okay. Now, अगर हम आज के एनालिसिस की बात करें, आज का एनालिसिस बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प, राइट? देखो, मैं आपको न्यूज़पेपर का ना एक फंडा बताता हूँ. सो व्हेन यू स्टार्ट द न्यूज़पेपर ऑन मंडे, आप मंडे को जैसे न्यूज़पेपर स्टार्ट करोगे ना, आपको बहुत सारी नई नई न्यूज़ेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. तो मंडे यू विल सी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. सेम गोज विद ट्यूसडे, सेम गोज विद वेडनेसडे. बट आफ्टर वेडनेसडे थोड़ा सा न्यूज़पेपर ना डल होना स्टार्ट हो जाता है. जो न्यूज़ेस बेसिकली मंडे को चल रही थी उसका ऑनगोइंग बेसिकली इशू ही डिस्कस किया जाता है अनटिल अनलेस कोई मेजर इवेंट अगर ना हो जाए, जैसे कि एयरप्लेन क्रैश हुआ, राइट? या फिर इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो स्टार्ट हो गया. सो उनको छोड़कर बाकी आपको ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट नजर देखने को मिल जाते हैं. और सैटरडे आते आते इवन द रिपोर्टर्स दे फील वेरी लथार्जिक, है ना? वो भी लथार्जिक फील करना स्टार्ट कर जाते हैं. एंड सैटरडे वी ऑब्जर्व कि हमें बहुत कम न्यूज़ेस हमें एक्सट्रैक्ट हो पाती हैं न्यूज़पेपर से. एंड संडे को आप देखते हो कि संडे को चीजें वो डिस्कस होती है जो उस वीक की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनका एफएक्यूज आता है, उनका रिवीजन आता है, जो अपन संडे के एनालिसिस दिन करते हुए भी चलते हैं. आज अगर हम बात करें तो आज का एनालिसिस वैसा ही है, सैटरडे है एंड ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहे हैं, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के बेसिकली आपका आपका ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट का बेसिकली रिपीटेटिव न्यूज है ना? तो इसीलिए आज का एनालिसिस बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प होने वाला है. तो डोंट बी सरप्राइज कि कहां पर अपन एनालिसिस 190 मिनट्स 100 मिनट्स का लेते हैं और आज का कैसे इतना शॉर्ट हो गया. रीजन भी नॉट दैट मच वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस, राइट? जो हम एक्सपेक्ट करनी है. तो हमें ऐसा नहीं है कि जानबूझ के हम बेसिकली 100 मिनट्स या 120 मिनट्स हम लेके चलते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट.
है ना, बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है, दैट्स व्हाई वी टेक लेंदी। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो वी वोंट बी टेकिंग दैट मच लेंदी। चलो तो स्टार्ट करते विद एनालिसिस। द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट व्हाट, वही ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की जब हम बात करते हैं, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में ईरान की तरफ से फाइनल स्टेटमेंट आया। ईरान ने क्लियरली ये चीज स्टेट करी कि अगर अग्रेशन रुक जाए देन वी विल टेक अ स्टेप ऑफ डिप्लोमेसी, राइट। यहां पर सिंपल सी बात गवर्नमेंट ने बोली है, यहां पर सिंपल सी बात ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स एंड इवन ईरान ने भी आर्टिकुलेट करी है टू दी ऑल दी वर्ल्ड, एंड उन्होंने सिंपल सी बात बोली है दैट वी विल टेक रूट ऑफ डिप्लोमेसी। हम डिप्लोमेसी का रूट ले लेंगे, बिल्कुल रूट ले लेंगे डिप्लोमेसी का, लेकिन इतना मेक श्योर करें कि अग्रेशन रुकना चाहिए। मतलब इजराइल हम पे अटैक ना करे। अगर इजराइल हम पे मिसाइल अटैक करता रहेगा और हम बोले कि नहीं डिप्लोमेसी का रूट लेना है, वी विल बेसिकली टॉक, वी विल बेसिकली रिजॉल्व द इशू इन अ डिप्लोमेटिक मींस, वो नहीं हो सकता कि एक पार्टी अग्रेशन करती रहे और हम डिप्लोमेसी की बात करते रहे। नहीं, अगर वो अग्रेशन करेंगे तो देयर इज नो वे दैट वी कैन टॉक। अगर हाँ अग्रेशन रोकते हैं, अगर वो मिसाइल स्ट्राइक रोकते हैं, देन वी कैन सिट ऑन अ टेबल, वी कैन कम टू द कंक्लूजन, वी कैन डिस्कस कि क्या किया जा सकता है, क्या किया नहीं जा सकता। तो वही यहां पर बताया गया दैट तेहरान मींस ईरान, ईरान की कैपिटल है, राइट। तो तेहरान बैक दी व्हाट, तेहरान बैक दी कंटिन्यूएशन, राइट। तेहरान बैक दी कंटिन्यूएशन ऑफ टॉक्स, कि हम लोग बात करेंगे अगर अग्रेसर जो है वो अकाउंटेबल हो जाए अपने क्राइम्स के लिए। एंड अग्रेसर किसको यहां पर बताया जा रहा है, इजराइल को, क्योंकि इजराइल ने नॉट ओनली इन ईरान, ईरान के साथ साथ इवन गाजा स्ट्रिप एंड इवन डिफरेंट पार्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट कंट्रीज में वहां पर उन्होंने क्योस मचाया है, सिविलियंस को मारा है, विमेन एंड चिल्ड्रंस को बेसिकली मारा है। एंड दैट्स व्हाई दे वांट दैट कि अग्रेसर अगर अकाउंटेबल हो जाए अपने क्राइम का, देन वी विल टॉक। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने बेसिकली ये कब बोला स्टेटमेंट, ये मुलाकात करी जब वो यूरोपियन काउंटर पार्ट से मुलाकात कर रहे थे जेनेवा में। और इजराइल और ईरान कंटिन्यू कर रखे हैं उन्होंने अपनी स्ट्राइक, तो ईरान भी बेसिकली स्ट्राइक कर रहे हैं, इजराइल भी बेसिकली स्ट्राइक कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक करते हुए चल रहे हैं, दोनों देश एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक करते हुए चल रहे हैं। और यहां पर खुद बोला गया दैट तेहरान मतलब इजराइल ने बैक करी है कंटिन्यूएशन ऑफ टॉक इफ अग्रेशन इज हेल्ड अकाउंटेबल। ये चीज तेहरान ने प्रपोजल किया है, मतलब ईरान ने डिप्लोमेटिक टॉक्स को लेकर अपने डोर ओपन किए हैं, बट ऑन वन कंडीशन, दैट इज व्हाट, कि पहला अग्रेशन रखना चाहिए, और दूसरा दैट इज कि अग्रेसर जो है मतलब दी इजराइल, अगर वो अकाउंटेबल हेल्ड किया जाए अपने क्राइम्स के लिए, है ना। और ईरान अपने यूरोपियन काउंटर पार्ट से मुलाकात भी करी, राइट, जेनेवा में। तो जेनेवा में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने मुलाकात करी आपके आपके यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, यूरोपियन कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, राइट। सो ये चीज यहां पर बताई गई है। बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज भी ना बहुत ज्यादा कंडेम कर रही है इजराइल को। अगर आप देखो इजराइल को सिर्फ एक ही कंट्री सपोर्ट कर रही है। अगर आज का वर्ल्ड ऑर्डर देखो, मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं, आप मैप्स के थ्रू ना पूरा का पूरा यहां पर क्लैरिटी लेके चल सकते हो। आप थोड़ा सा वर्ल्ड ऑर्डर को समझिए, तो अभी जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है आप उसको समझना, और आपको पता आपको ना रियलाइजेशन होगा, एंड आई यू कैन इजीली प्रिडिक्ट, आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या क्या होने वाले दुनिया में क्या क्या चेंजेस होने वाले। यू विल बी सरप्राइज टू हियर दैट, एंड इवन सरप्राइज इसलिए आपको लगेगा कि भाई आपके सामने वो चीज हो रही होगी, एंड यू विल बी लाइक अरे ये क्या है ना। हर चीज के पीछे ना एक लॉजिक होता है इन अ जियोपॉलिटिक्स। रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, इस वजह से इजराइल ने अटैक किया। आपको देखना सबसे पहले रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने से रशिया गॉट वेरी मच इन्वॉल्व in with Ukraine, right, with Ukraine, and that's why Israel got a chance, क्योंकि अगर इजराइल अटैक करता गाजा पे कहीं पर भी तो रशिया सपोर्ट करता, रशिया वेपन सप्लाई करता, लेकिन रशिया इतना बिजी हो गया कि रशिया को खुद वेपन की कमी आना स्टार्ट हो गई, तो रशिया दूसरे देश की कहां मदद करेगा। तो यहां पर जो इजराइल है, इजराइल ने काउंटर करना स्टार्ट किया हमास को, हिजबुल्लाह को, हाउती रेबल्स को, ईरान को, क्योंकि अगर इन लोगों का अगर कोई सपोर्ट करता, बिगर सपोर्ट दुनिया में कोई है दैट इज रशिया, बट रशिया इज ऑल्सो अगेन वेरी मच डिपेंडेंट, है ना। तो आप ये समझिए, तो करेंट वर्ल्ड ऑर्डर देखो, करंट का अगर आप वर्ल्ड ऑर्डर देखोगे ना तो आपको मेजर चीजें नजर आएंगी। इनिशियली स्टार्ट कहां से हुआ, क्योस होना स्टार्ट हुआ
आपका 2022 में, जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, द वर्ल्ड का वन ऑफ द मेजर सुपर पावरफुल नेशन, राइट, सुपर पावरफुल नेशन दैट इज रशिया, रशिया गॉट इन्वॉल्व, रशिया इन्वॉल्व हो गया। रशिया इन्वॉल्व हुआ, अब समझिए, जैसे ही रशिया इन्वॉल्व हो गया ना, रशिया यूक्रेन वॉर में जैसे ही रशिया इन्वॉल्व हुआ, व्हाट हैपेंड, इजराइल हमास वॉर स्टार्ट हो गया, मिडिल ईस्ट के अंदर बेसिकली क्योस होना स्टार्ट हो गया, राइट, मिडिल ईस्ट के अंदर क्योस होना स्टार्ट हो गया। अब मिडिल ईस्ट के अंदर जो ग्रुपिंग्स थी, आप देखो दो तरह की ग्रुपिंग है, एक ज्यूइश और सुन्नीस वाली ग्रुपिंग है, ज्यूज और सुन्नीस वाली ग्रुपिंग बैक्ड बाय द यूएसए, यूएसए बैक करता है, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई एंड ज्यूज वाले इजराइल, राइट, और शिया वालों को कौन रिप्रेजेंट करता है, दैट इज ईरान, इराक एंड बाकी अदर जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, हिजबुल्ला हो गए, हाउतीज हो गए, आपका हमास हो गया, राइट। सो दिस शोज व्हाट, दिस शोज कि अब आप देखना, अब ये दोनों चीजें चल रही हैं, अब आप देखना कि चाइना क्या करेगा। मैं आपको नेक्स्ट बताऊं कि नेक्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चेंज आने वाला है, बिकॉज अब आप देखो ये दोनों की वजह से यूएसए, यूरोप, रशिया, इजराइल, ये सब यहां पर इन्वॉल्व हो गए, ये सब यहां पर इन्वॉल्व हो गए। नाउ व्हाट द नेक्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर will you see the change in the world order, that is China claim over Taiwan। अभी आप इसको मेजर, अभी आप कुछ दिनों के अंदर ये चीज देखने को मिलेगी आपको, आई कैन गारंटी ऑफ दैट, आई कैन गारंटी ऑफ दैट, ये आपको नेक्स्ट चीज यहां पर देखने को मिल रही है, दैट चाइना क्लेम ओवर ताइवान, है ना, बिकॉज द वर्ल्ड इज बिजी, पूरी दुनिया बिजी है, हर कोई बिजी है, हर पावरफुल नेशन बिजी है जो ताइवान को बचा सकता है, राइट, और now China is getting escape route, and that's why basically the China will make sure of that कि ताइवान इस पीरियड में उसकी कंट्रोल में आ जाए, ये होगा, गारंटेड होगा। और ऐसा नहीं है कि मैं ये प्रेडिक्शन दे रहा हूं तो आई मतलब कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूं, नहीं नहीं, एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं मैंने, है ना, मैंने कोई एस्ट्रोटॉक से किसी एस्ट्रोलॉजर से बात नहीं करी। बेसिकली इट्स अ समथिंग व्हिच ऑलवेज हैपन इन जियोपॉलिटिक्स, राइट, इट्स समथिंग व्हिच ऑलवेज हैपन इन जियोपॉलिटिक्स, अंडरस्टैंड। सेम हैपेंड इन 1962, चाइना ने इंडिया पे अटैक क्यों किया, बिकॉज एट दैट टाइम यूएसएसआर एंड यूएसए एंड होल वर्ल्ड was basically involved in a Cuban Missile Crisis, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में इन्वॉल्व थे, तब जाकर ये चाइना हम पे अटैक कर पाया, राइट, जैसे ही क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बंद हुआ, चाइना बैक ऑफ कर गया, एंड यही होता है पूरी दुनिया में, राइट, यही आपको पूरी दुनिया में नजर आता है। इवन आप इंडिया पाकिस्तान के कन्फेडरेशन के बाद देखो, इंडिया पाकिस्तान के कन्फेडरेशन के बाद पूरी दुनिया में डिफेंस को लेकर रेस दौड़ने लगी, हर कोई अपने डिफेंस इक्विपमेंट, एयर डिफेंस सिस्टम, इन सब पे बात करने लगा, हर कोई। उसके बाद ही S-400 की तारीफ हुई, उसके बाद ही यूएसए ने गोल्डन डोम को अनाउंस किया, राइट। सो सिंपल सा, अभी आपको जो नेक्स्ट यहां पर चीज देखने को मिलेगी, फ्रंट पेज पे आपको देखने को मिलेगा कुछ दिनों के अंदर, वो यही देखने को मिल रहा है, विद इन 2 वीक्स या इसके पहले हो जाएगा, मैं तो मैक्सिमम बता रहा हूं 2 वीक्स, राइट, उसके पहले ये चीज समझ में आ जाएगी आपको, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा हाउ दीज जियोपॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट्स बेसिकली अकर्स, क्यों, कैसे होते हैं। एक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है, और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के पीछे ना हमेशा कुछ ना कुछ आपका नॉन स्टेट एक्टर्स या कुछ ना कुछ इंटेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का। आप मुझे खुद बताओ, चाइना तो कहीं इन्वॉल्व नहीं है, चाइना इज वेरी मच सिक्योर, चाइना इकोनॉमी बहुत स्टेबल है, चाइना इज वेरी मच गुड, तो चाइना हैज एन ऑप्शन जस्ट टू शो दी सुपर पावर, जस्ट टू शो दी वर्ल्ड दैट वी आर सुपीरियर देन अमेरिका, जस्ट बाय सपोर्टिंग इधर ईरान। ईरान को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा वो, एंड इवन अंडरस्टैंड, राइट, आपने सुना होगा कि ट्रम्प साहब अभी पाकिस्तान की तरफ ना बहुत इंक्लाइंड है, बहुत इंक्लाइंड है, मतलब उन्होंने सिंपल सा बोला दैट आई लव पाकिस्तान, आई लव आसिम मुनीर, राइट, ये सब सुना, क्यों, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर नेशन, so Israel and USA, they are basically in a dilemma
कि कहीं पाकिस्तान ईरान को न्यूक्लियर वेपन सप्लाई ना कर दे, इसलिए प्रेशर बन रहा है, इसलिए इंडिया के ऊपर प्रेशर बनता हुआ जा रहा है अमेरिका के थ्रू। क्या पाइए, बैठिए, ये आप ट्रूस करवाइए, राइट। इसलिए ट्रेड को शील्ड की तरह अमेरिका यूज कर रहा है अगेंस्ट इंडिया टू हैव अ डिप्लोमेटिक टॉक विद पाकिस्तान, बट अगेन इंडिया वाज डिनाइंग इट, इंडिया वाज डिनाइंग इट। सो वही चीज पूरी दुनिया में हमें देखने को मिल रही है। दैट इज समथिंग व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, राइट। एंड कोई बड़ी बात नहीं है कि एक मेजर शिफ्ट या मेजर वर्ल्ड रिजीम की तरफ हम लेते हुए चले जाएं, राइट। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से चाइना कैन हेल्प दिस आउट ना। चाइना ईरान को हेल्प आउट कर सकते कि नहीं कर सकते, बट नहीं कर रहे। पाकिस्तान तो भाई अगर आप एक साल पहले बात करो तो ट्रंप साहब तो पाकिस्तान को बहुत अब्यूज करते थे। नेवर लाइक पाकिस्तान, नेवर, नेवर विजिटेड पाकिस्तान, नेवर वेलकम एनी लीडर ऑफ पाकिस्तान इन व्हाइट हाउस। बट व्हाई दिस इज हैपनिंग अभी? बिकॉज ऑफ मिडिल ईस्ट के अंदर chaos चल रहे हैं। सो ईरान की एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तान हमारी मदद करेगा न्यूक्लियर में। अमेरिका ने उनको बुला लिया कि इफ यू हेल्प यू आउट देन विल टेक एक्शन ऑन यू आल्सो। नहीं करोगे तो फिर हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन द जियोपॉलिटिक्स एंड आई ऑलवेज से जस्ट वॉच द मैप। इफ यू वॉच द मैप ना, यू विल गेट लॉट ऑफ क्लैरिटी कि कहां पर क्या क्या हो रहा है ना। और आप मैप के थ्रू ना पूरे जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को ना एक पूरे क्रोनोलॉजिकल वेज में कवर अप कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर। क्या है सर, क्या ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में सीज फायर हुआ है क्या? नहीं नहीं, नो सीज फायर, बट अगेन एक पॉजिटिव एडवांसमेंट देखने को मिला। नो सीज फायर, पॉजिटिव एडवांसमेंट फ्रॉम द ईरान। ईरान ने ना प्रपोजल रखा है, ईरान ने बोला है कि अगर अग्रेशन रुक जाए, मतलब मिसाइल स्ट्राइक अगर इजराइल बंद कर दे, हमारा एयर स्पेस पे जो यूएस का कंट्रोल है वो हटाए, और दूसरा तीसरा इजराइल को एक तरीके से इजराइल को अकाउंटेबल हेल्ड किया जाए। उन्होंने जो वॉर क्राइम्स किए हैं, राइट, मिडिल ईस्ट के अंदर जो सिविलियंस और इनोसेंट्स को बेसिकली उन्होंने मारा है, दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। देन वी विल टॉक, हम आराम से टॉक करेंगे, हम बात करेंगे, हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी बात करेंगे, हम बात करेंगे कि हम जो प्रॉक्सी वॉर करते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। हम बिल्कुल बेसिकली उस चीज पे आना चाहते हैं कि लेट्स हैव अ पीस प्लान ऑन मिडिल ईस्ट, इन मिडिल ईस्ट हम पीस प्लान को लेकर बात करेंगे। ये चीज यहां पर बताई गई थ्रू ईरान। नाउ द नेक्स्ट वन इज अबाउट इवैक्यूएशन मिशन। तो ऑपरेशन सिंधु जो है वो ऑनगोइंग है, और अभी क्या हो रहा था कि ईरान में हम जितने भी इंडियंस फंसे हुए थे, अराउंड 10,000 से भी ज्यादा इंडियंस हैं, एंड इंडियन गवर्नमेंट का तो यही एडवाइजरी है अभी कि अगर आपको आना है वापस तो आप आ सकते हो, बट बाय लैंड रूट। आप लैंड रूट के थ्रू अर्मेनिया पहुंचो, अर्मेनिया से वी विल एयरलिफ्ट यू, है ना, अर्मेनिया से हम आपको बाय प्लेन एयरलिफ्ट कर लेंगे। बट द पॉइंट इज, फाइनली ईरान ने इंडियन अथॉरिटीज को क्लियरली बोला कि भाई आप परेशान मत होइए, और ना ही आप इंडियंस जो हैं आपके ईरान के अंदर उनको परेशान करो। वी विल ओपन आर एयर स्पेस, हम आराम से अपना एयर स्पेस ओपन कर रहे हैं, आप आराम से अपने प्लेन्स लेके आओ, प्लेन्स में अपने बिठाओ, है ना, इंडियंस को बिठाओ और लेके चले जाओ, राइट। तो ईरान अथॉरिटी, सी दिस शोज इंडियाज गुडविल, ये इंडिया की सॉफ्ट पावर को शो करता है, इंडिया की गुडविल को शो करता है, दैट इंडिया हैज अ रिलेशनशिप विद इजराइल एज वेल एज ईरान। ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट ईरान ने इंडियन प्लेन्स को परमिशन दी है कि हम अपना एयर स्पेस ओपन करेंगे, आप आ जाइए, आप अपने लोगों को एयरलिफ्ट करके ले जाओ। अच्छा, अब आप ये समझो कि ये तब हुआ, है ना, यू विल बी सरप्राइज्ड टू हियर दैट कि इंडिया की डिप्लोमेसी कितनी स्ट्रांग है, कि इन सिचुएशन में जब ह्यूमैनिटेरियन जब इश्यूज अराइज होते हैं तो इंडिया की सॉफ्ट पावर ना बहुत काम आती है। आप ये समझो कि कैसे, अच्छा ये मुझे बताना कौन सा मल्टीलेटरल ग्रुपिंग है जिसमें इंडिया और ईरान दोनों पार्ट है? विच मल्टीलेटरल ग्रुपिंग इन विच इंडिया एंड ईरान दे बोथ आर पार्ट? दे बोथ आर पार्ट, guys, which is a multilateral grouping, right, in which Iran and India the both are the part, दोनों ही उस मल्टीलेटरल ग्रुपिंग का हिस्सा है। which one? that is SCO, Shanghai Cooperation Organization, Shanghai Cooperation Organization. So when we talk about the SCO,
तो एससीओ की तरफ से ना स्टेटमेंट आया था, राइट? प्रॉपर इस मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ना देयर इज अ स्टेटमेंट, यू कैन सिंपली सी हियर, है ना? यू कैन सिंपली सी हियर, एससीओ की तरफ से स्टेटमेंट आया था और उस स्टेटमेंट में चाइना एंड रशिया जितने भी एससीओ के मेंबर्स थे उन्होंने कंडेम किया था इजराइल को। उन्होंने इजराइल को कंडेम किया था कि वो कैसे ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं और ईरान को अग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए और इवन यूएस को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये चाइना रशिया ने एससीओ के थ्रू स्टेटमेंट दिया। इंडिया ने इस स्टेटमेंट से अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया। इंडिया ने बोला कि इवन दो वी आर अ पार्ट ऑफ एससीओ, हम एससीओ का पार्ट है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट एससीओ की तरफ से आया है फ्रॉम चाइना एंड फ्रॉम रशिया, हम इसके पार्ट नहीं है, हम इसके पार्ट नहीं है। तो दिस शोज दैट इंडिया शोन दैट वी अगेन वी हैड ए न्यूट्रल स्टांस। हमारा न्यूट्रल स्टांस रहेगा इस ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में भी। हम नहीं इन्वॉल्व होने वाले ईरान इजराइल क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, राइट? यहां पर देखिए तो इंडिया हैज डिसएसोसिएटेड itself from the statement by the Russia and China led Shanghai Cooperation Organization that includes Iran which criticized Israel for aggression, है ना? तो इंडिया ने अपने आप को डिसएसोसिएट किया। इंडिया ने बोला कि हम इस स्टेटमेंट के बिल्कुल साथ नहीं है, इवन दो पार्ट ऑफ एससीओ, बट अगेन विद इन एससीओ वी आर नॉट वी विल नॉट सपोर्ट दिस। हम इसको सपोर्ट नहीं करते, ना ही हम इसके अगेंस्ट में है, ठीक है? सो इंडिया हैज हैविंग अ न्यूट्रल स्टांस एंड उसके बावजूद भी ईरान ने अगेन हैज शोन अ वेरी हेल्पफुल नेचर टू इंडिया एंड उन्होंने अपना एयर स्पेस ओपन कर दिया है जस्ट टू अलाउ इंडियन इवैक्यूएशन फ्लाइट इवन दो इजराइल वाज व्हाट अटैकिंग, है ना? इजराइल अटैक करता हुआ चल रहा है। नाउ टुवर्ड्स द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर, बेसिकली न्यू थिंग टू स्टडी एंड दैट इज अबाउट UK lawmaker approve a bill to allow terminally ill people to end their lives, right? देखिए, अब अगर हम यहां पर बात करते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझो कि बिल कहां पर आ रहा है। ये बिल आ रहा है कहां पर? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनाइटेड किंगडम, है ना, तो यूनाइटेड किंगडम में कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है? अगर आप यूनाइटेड किंगडम की बात करोगे तो यूनाइटेड किंगडम में कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है? दैट इज वेस्टमिंस्टर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो कि हम भी फॉलो करते हैं, ऑल्सो नोन एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना? तो वहां पर भी ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो जैसे हमारे देश के अंदर कानून बनाने का बेसिकली प्रोसेस है, वही प्रोसेस यूके के अंदर है। क्योंकि आप खुद सोचो, वी वर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, तो हमने भी वही वही प्रोसेस अडॉप्ट किया जो ब्रिटिशर्स चलाते हुए आ रहे थे, तो वही प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया है। तो हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, वो हमने यूके से ही अडॉप्ट किया। तो यूके के अंदर भी वही है जो हमारे इंडिया के अंदर है। तो जैसे इंडिया के अंदर लॉ बनाने के लिए वी हैव टू पास द बिल फ्रॉम बोथ द हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब पॉइंट इस बात का है कि वहां पर लोकसभा राज्यसभा नाम के हाउस नहीं है, वहां पर जो हाउस का नाम है पहला जो है वो है हाउस ऑफ कॉमन, राइट? हाउस ऑफ कॉमन्स। और हाउस ऑफ कॉमन्स इज सिमिलर टू लोकसभा, है ना? एंड अनदर हाउस दैट इज हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज सिमिलर टू राज्यसभा, है ना? इसीलिए हम कभी कभी बोलते हैं ना, राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है या फिर अपर हाउस बोला जाता है, और हाउस ऑफ कॉमन्स को लोकसभा को अपन हाउस ऑफ कॉमन्स या फिर आपका लोअर हाउस बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स को, और अपर हाउस किसको बोलते हैं? राज्यसभा को बोलते हैं। सो अभी क्या हुआ, अब हाँ, अभी पहले इधर से पास होगा, इधर से पास होगा, दोनों आपके हाउस से पास होने के बाद ये जाएगा किंग के पास। बस एक ही यहाँ पर डिफरेंस आता है, किंग, है ना? हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है, उनके यहाँ मोनार्क होता है। ये किंग क्या करेगा? असेंट देगा, और ये जो बिल था, ये बिल क्या बन जाएगा? लॉ या फिर एक्ट बन जाएगा। अभी अगर हम यहाँ पर बात करें, अभी यूके के पार्लियामेंट के अंदर, वेस्टमिंस्टर के अंदर हाउस ऑफ कॉमन में से एक बिल को पास कर दिया गया, राइट? एक बिल को पास कर दिया गया विद अ मेजॉरिटी, है ना? मेजॉरिटी के साथ बिल पास किया, वेरी क्लोज फाइट, बहुत क्लोज फाइट थी, लेकिन बहुत मेजॉरिटी के साथ बिल को पास किया गया। एंड दैट बिल वाज नोन एज व्हाट? टर्मिनली इल एडल्ट एंड ऑफ लाइफ बिल। ये रहा कौन सा? लेट मी जूम दिस। That is terminally ill adults end of life bill, right? अब यहां पर ये क्या बताता है, राइट? से टर्मिनली इल एडल्ट्स एंड ऑफ लाइफ बिल, बेसिकली ये बिल
अलाउ करेगा यूथनेशिया को। क्या? will allows what? allows euthanasia, right? Euthanasia. Now what is this euthanasia? Euthanasia means right to die, है ना? मरने की इच्छा। देखो, राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है, ह्यूमन राइट है, ये सबको पता है। बट आई हैव अ राइट टू लाइफ, राइट? मुझे, मेरे पास राइट है दैट आई कैन लिव, है ना? मुझे जैसे जीना है मैं जी सकता हूं। मेरे पास फंडामेंटल राइट है, मेरा ह्यूमन राइट है, बेसिक राइट है, राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 में इनकलकेटेड है। बाकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी राइट टू लाइफ किसी न किसी आपके स्टेट्यूट या किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, राइट? ह्यूमन राइट्स है, बेसिक राइट्स है हर कंट्री में। पॉइंट इस बात का है, राइट टू डाई है क्या? अगर मेरे पास जीने का हक है तो मेरे पास मरने का भी हक होना चाहिए। दैट्स माई बॉडी, दैट्स माई लाइफ। नाउ दैट्स माई शुड that should be my right now, when to live and when not to live, right? And that is why, right, that is why जब हम right to die की बात करते हैं तो right to die with dignity मतलब क्या मैं अपनी मर्जी से अपनी लाइफ खत्म करवा सकता हूं क्या? तो वो बहुत सारे देशों में बैन है, लेकिन कुछ देशों में क्या है, अलाउड है। यूके में भी बैन था, बट यूके में अभी हाउस ऑफ कॉमन से एक बिल पास किया गया, दैट इज कॉल्ड टर्मिनली इल अडल्ट एंड ऑफ लाइफ बिल, जो कि यूथनेशिया को अलाउ करता है। यूथनेशिया को अलाउ करता है, आप यहां पर देख सकते हो। सो बेसिकली बताया गया दैट यूके हाउस ऑफ कॉमन नैरोली 314 मेजॉरिटी में थे एंड 291 अगेंस्ट में थे इस बिल के, राइट? द मेंबर्स की बात हो रही है। तो ये बिल अलाउ करता है टर्मिनली इल पीपल को इन इंग्लैंड एंड वेल्स टू एंड देयर लाइफ, ओनली इन इंग्लैंड एंड वेल्स। और डू रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट द यूके, यूके कंसिस्ट ऑफ 4 टेरिटरीज, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये 4 टेरिटरीज मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनता है ना? ये 4 टेरिटरीज मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनता है। और इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, जो आप देखते हो आइलैंड बनता है बहुत बड़ा सा, दैट इज कॉल्ड ग्रेट ब्रिटेन। और नॉर्दर्न आयरलैंड बना दोगे तो यूके बन जाएगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अभी ये जो बिल है ये सिर्फ इंग्लैंड और वेल्स के लिए था। तो इंग्लैंड एंड वेल्स में 2 जगह बेसिकली दे वर अलाउड टू एंड देयर लाइफ। और अब अगर हम इस बिल की बात करें, इस बिल को एक और नाम से बोला जाता है, दैट इज असिस्टेड डाइंग बिल, क्योंकि आपकी मदद की जाएगी आपकी मौत में, राइट? दैट इज व्हाई इट वाज नोन एज असिस्टेड डाइंग बिल। ये अप्लाई होगा उन लोगों के ऊपर जो इंग्लैंड और वेल्स से बिलोंग करते हैं और जिनके पास 6 महीने से कम समय बचा है जीने का, राइट? सो it will allow the people to end their life belongs to the England and Wales who have less than 6 months to live। और ये पेशेंट जो है, पेशेंट चूज करेगा टू डाई वुड नीड टू बी ऑफ कॉम्पिटेंट माइंड। तो मतलब जो पेशेंट बेसिकली मरना चाहता है और उसका ये राइट चाहता है तो वो कॉम्पिटेंट माइंड का होना चाहिए। 2 डॉक्टर्स, साइकाइट्रिस्ट, सीनियर लॉयर और एक सोशल वर्कर का सिग्नेचर होना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप को मारने के लिए, अपने आप को मारने के लिए। ठीक है? अब हम थोड़ा सा ना यूथनेशिया के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी कि क्या है और क्या नहीं है। देखिए, जब व्हेन वी टॉक अबाउट द यूथनेशिया, है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट द यूथनेशिया, यूथनेशिया इज समथिंग which is आपने ना एक मूवी देखी होगी, नहीं देखी होगी मुझे पता है ना? आप लोग अच्छी मूवीज नहीं देखते हो। ऋतिक रोशन की मूवी है, राइट? ऋतिक रोशन की मूवी है, दैट इज गुजारिश। किसी देखिए ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय, राइट? ऋतिक रोशन की तुमने सारी मूवीज देखी होंगी, धूम, क्रिश, बट अगेन तुम जब अच्छी मूवीज देखने की बात आती है ऋतिक रोशन की, दैट इज गुजारिश, तो वो शायद तुम लोगों ने नहीं देखी होगी। तो गुजारिश मूवी का मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या फंडा है एंड व्हाट्स द बेसिकली स्टोरी लाइन ऑफ दैट स्पेसिफिक मूवी। सो यू विल गेट दी स्नीक पीक, आपको एग्जांपल भी मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सो एक इंसान होता है very much paralyzed, right? He cannot basically hold a spoon भी नहीं उठा सकता, always on a wheelchair, right? But yeah, can speak, can basically communicate, right, through speaking। तो बस उसका सिर से लेकर मतलब गले से लेकर पूरा बॉडी उसका पैरालाइज्ड है, काम ही नहीं करता, राइट? एंड दैट्स द कैरेक्टर ऑफ आपका ऋतिक रोशन। सो ऋतिक रोशन के पास एक उनकी केयर टेकर आती है और वो केयर टेकर बेसिकली ऐश्वर्या राय होती है। एंड ऋतिक रोशन हैज अ डिमांड
राइट, और वो अपने अपने राइट के लिए फाइट करते हैं, दैट ही वांट्स टू बेसिकली डाई वेरी पीसफुली, क्योंकि मेरी जो अभी करंट लाइफ है, जिस जिंदगी में अभी जी रहा हूं, जिस कंडीशन में मैं जी रहा हूं, उस कंडीशन में मुझे बहुत पेन होता है, और मुझे रोज मरना पड़ता है। मैं अपनी डे टू डे वर्क नहीं कर पाता हूं, मेरी डिग्निटी खत्म हो रही है, मेरी डिग्निटी खत्म हो जाती है, राइट, मेरी बॉडी पूरी नेकेड होती है, एंड आई कैन नॉट डू एनीथिंग, cannot do anything. I cannot even hold a spoon. I cannot even have my food on with my own hands. So that's why मेरी dignity जो है वो खत्म होती हुई चली जा रही है. And that's I don't want to live with. So right to life होता है, but right to life with dignity होता है ना. I am living, but with no dignity. My dignity was damaging, and that's why I want to die with dignity. राइट, सो वो उनकी डिमांड है पूरी मूवी में। तो उस मूवी का एक सीन भी होता है, इन अ सीन बेसिकली जो अपोजिशन लॉयर होता है ना, अपोजिशन लॉयर बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये कोई राइट नहीं होना चाहिए, ऐसे तो फिर कल कोई भी डिमांड करेगा कि मुझे मरना है, मुझे मरना है, फिर हम कैसे अलाउ करेंगे। तो बेसिकली ऋतिक रोशन बेसिकली अपना केस प्रेजेंट करता है, ऋतिक रोशन बोलता है कि ओके, टोटली अंडरस्टैंडेबल, लेट्स डू वन थिंग, राइट। तो वो एक बेसिकली वुडन बॉक्स लेके आता है, वुडन बॉक्स में अपोजिशन लॉयर को बोलता है कि जस्ट सिट इन दिस वुडन बॉक्स में आप बैठ जाओ, है ना। और वो वुडन बॉक्स में बैठ जाता है, लॉक कर देता वुडन बॉक्स को। अब वुडन बॉक्स में आप बैठे हुए हो और आप बॉडी हिला भी नहीं सकते, यू कैन जस्ट बस थोड़ा बहुत आप मूव कर सकते हो, एंड पूरा अंधेरा, लॉट ऑफ डार्क, राइट। तो 2-3 मिनट तक वो बंद करके रखता है, एंड दैट इज व्हाई वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो अपोजिशन लॉयर होता है ना अंदर, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ही वाज इन अ वेरी पैनिक सिचुएशन, सांस नहीं आ रही होती है, फिर जाके वो लॉक खोलता है, और फिर वो बहुत ज्यादा अपोजिशन लॉयर बहुत ज्यादा बेसिकली ऋतिक रोशन को सुनाता है, भड़काता है, एंड दैट ऋतिक रोशन बेसिकली प्रेजेंट्स के ये मुझे रोज बेयर करना पड़ता है, एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, आई हैव टू बेयर दिस सिचुएशन जो आपने सिर्फ 5 मिनट बेयर करी, एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू एंड माय लाइफ, है ना। तो वो मूवी यूथनेशिया के ऊपर बनी हुई है। यूथनेशिया का मतलब होता है दैट राइट टू डाई। जब आप खुद अपनी वॉलंटरी, मतलब वॉलंटरी व्हेन यू वांट टू गिव अप योर लाइफ, वॉलंटरी जब आप अपनी लाइफ गिव अप करना चाहते हो ना, उसको हम यूथनेशिया बोलते हैं, राइट, उसको हम यूथनेशिया बोलते हैं। ये चीज बेसिकली होती है यूथनेशिया। और जब हम इंडिया में बात करें, क्या इंडिया में अलाउ है? इंडिया में यूथनेशिया अलाउड नहीं है। मैं आपको बताता हूं किस लेवल पे अलाउ है, तब आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखना, देखो देखो, जब हम यूथनेशिया की बात करते हैं तो यूथनेशिया इज ऑफ टू टाइप, दो तरीके की यूथनेशिया होती है। एक होती है एक्टिव यूथनेशिया, और एक होती है पैसिव यूथनेशिया। हमारे देश में ना 2018 तक, 2018 तक कोई भी यूथनेशिया अलाउड नहीं था, किसी भी तरीके का यूथनेशिया अलाउड नहीं था। लेकिन पहले समझो कि एक्टिव यूथनेशिया क्या होती है। एक्टिव यूथनेशिया का मतलब ये है कि आपके बॉडी में कुछ इंजेक्ट किया जाए, आपको मेडिसिन दी जाए, या फिर आपके बॉडी में इंजेक्शन लगाया जाए और उससे आपकी डेथ हो जाए, उसको बोलते हैं एक्टिव यूथनेशिया, राइट। कि डॉक्टर आएगा, जैसे यूके के अंदर अभी होने वाला है, तो यूके के अंदर जो जो बेसिकली परमिशन है, दोज हु वांट टू राइट टू डाई विद डिग्निटी, तो बेसिकली क्या बोलेगा डॉक्टर? बोलेगा आई वांट टू एंड माय लाइफ, तो डॉक्टर बोलेगा ठीक है, आप इस बिल के अकॉर्डिंग जो जो चीजें हैं, साइकाइट्रिस्ट, सीनियर लॉयर, सोशल वर्कर, इन सबके सिग्नेचर लेके आ जाओ। बिल्कुल, आप बिल्कुल, और आपके अपने जो भी गार्जियंस हैं या जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, 2 फैमिली मेंबर्स का सिग्नेचर चाहिए, हम बिल्कुल दे देंगे। तो डॉक्टर आप वेंटिलेटर पे डालेगा, उसको एक मेडिसिन देगा, ड्रग्स देगा, एंड उससे उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। ये होता है एक्टिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया में आपको जानबूझ के मारा जाता है, आपके बॉडी के अंदर कुछ इंजेक्ट किया जाता है, राइट। फिर दूसरा आता है पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया इज नॉट बेसिकली आपके बॉडी में कुछ इंजेक्ट किया जा रहा है। Yes, sometimes you have heard of lot of cases के ना बेसिकली कोमा में है, ब्रेन डेड हो चुका है, पूरा का पूरा ब्रेन डेड हो चुका है, एंड अब उस ब्रेन डेड से ना वो बाहर नहीं निकल सकता, राइट। देयर इज नो सच मेडिकल पॉसिबिलिटी कि भाई, जैसे आनंद था, राइट, मुन्ना भाई एमबीबीएस देखिए, मुन्ना भाई एमबीबीएस में आनंद था ना, दैट आनंद ऑन व्हील चेयर, लॉन्ग हेयर, राइट, जिसके साथ बेसिकली संजय दत्त जो है बहुत घूमता फिरता रहता है, राइट, व्हील चेयर लेके, एंड बाद में फिर वो खड़ा भी हो जाता है, राइट। सो दैट पर्सन, दैट आनंद, सो दैट आनंद, राइट, दैट पर्सन जो बॉडी मूव नहीं कर सकता, ऑलवेज ऑन अ वेंटिलेटर, ब्रेन डेड, आप क्या करो, आप उसको वेंटिलेशन से हटा दो। वेंटिलेशन से हटाओगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑटोमेटिकली ही डाइट। उसको बोलते हैं पैसिव यूथनेशिया। आपने उसके बॉडी के अंदर कुछ इंजेक्ट नहीं किया, लेकिन जो चीज उसके लाइफ को सपोर्ट कर रही थी, आपने वो बंद कर दी, एक्सटर्नल चीज आपने बंद कर दी, एंड दैट इज हाउ
ही डाइड, उसको बोलते हैं पैसिव यूथेनेशिया। जब हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में एक्टिव यूथेनेशिया जो है वो अलाउड नहीं है, किसी भी केस में अलाउड नहीं है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अलाउड बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं पैसिव यूथेनेशिया भी अलाउड नहीं था 2018 में। लेकिन एक केस होता है जिसका नाम था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एंड द कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में व्हाट हैपेंड? कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली अलाउ किया पैसिव यूथेनेशिया को, राइट? अलाउड पैसिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया, राइट? अलाउड पैसिव यूथेनेशिया, ये चीज हुई। तो ये दिमाग में रखना है ना। यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट? तो आपको क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी। चलिए गाइस, डन? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। तो ये दिमाग में रखना कि यूके में ऐसा बिल आ चुका है, राइट? अभी हाँ, लेकिन अभी ये लॉ नहीं बना। लॉ कब बनेगा? जब ये पास हो जाएगा हाउस ऑफ लॉर्ड से और जो किंग है वो असेंट दे देंगे, ठीक है? लेकिन हाँ, ये एक नई तरीका का बिल है, एक नई यूनिक तरीके का बिल है। स्टेट न्यूज में हमें बिल्कुल नहीं पढ़नी है, आगे बढ़ो। मूविंग फर्दर, पॉलिटिकल वन, डोंट हैव टू इंडल्ज योरसेल्फ इनटू द स्टेट न्यूज। मूविंग फर्दर, हाँ एक चीज जरूर यहां पर पढ़ सकते हो। बेसिकली आपने ना अभी कुछ दिनों पहले शायद एक सोशल मीडिया पे एक रील देखी होगी, राइट? एंड इट्स अ रील अबाउट दी आपके बीएसएफ के जवानों को लेकर, कि कुछ बीएसएफ के जवानों को लेकर ट्रेन आई, राइट? मतलब बीएसएफ के जवान बेसिकली नॉर्थ ईस्ट से ट्रेन में ट्रेवल करना था और कश्मीर जाना था। एंड व्हेन दे एंटर इनटू दी ट्रेन ना, तो वो कोचेस की कंडीशन देखते हैं एंड दे बेसिकली डिनाई कि हम इस ट्रेन में ट्रेवल नहीं करेंगे। एंड आफ्टरवर्ड जो रेलवे मिनिस्टर थे अश्विनी वैष्णव, उनका स्टेटमेंट भी आता है कि भाई हमने जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं रेलवे के उनको सस्पेंड कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस वन, और उनको नई ट्रेन बेसिकली अलॉट करी है बीएसएफ के जवानों को। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे, अच्छा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। आपको बस ये समझना है कि हम पहले कौन से कोचेस यूज करते थे, राइट? सो हम पहले किस टाइप के कोचेस यूज करते थे और करेंटली हम किस टाइप के कोचेस यूज कर रहे हैं, राइट? रेलवेज के अंदर। तो पहले लिखना, दैट इज इनिशियली वी ऑलवेज यूज इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के कोचेस, है ना? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के जो डिजाइंड कोचेस थे हम उनको यूज किया करते थे। तो इस फैक्ट्री के द्वारा जो कोचेस बनाए जाते थे ना उनको हम यूज किया करते थे। लेकिन अब समय बदला तो हमें भी अपनी कंडीशंस बदलनी पड़ेंगी रेलवे की, एंड दैट इज व्हाई जो प्रोडक्शन था आपका आईसीएफ का डिजाइन कोचेस का फॉर गरीब रथ ट्रेन वो स्टॉप हो गया लास्ट ईयर और रिप्लेस किया गया किसके साथ? लिंक हॉफमैन बुश, राइट? लिंक हॉफमैन बुश, राइट? इन कोचेस का अब हम यूज करते हैं, राइट? इन कोचेस का अब हम यूज करते हैं, ये चीज दिमाग में जरूर रखना। और अभी जो आईसीएफ के कोचेस हैं वो सिर्फ यूज किए जाते हैं ओल्ड स्पेशल ट्रेन में। पुरानी स्पेशल ट्रेन जो होती है ना, जब स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है उनमें यूज किया जाता है। वैसे हम वो कोचेस यूज नहीं करते, सिर्फ लिंक हॉफमैन बुश ये कोचेस को हम यूज करते हुए चलते हैं, ठीक है? इन कोचेस को हम यूज करते हुए चलते हैं। चलो आगे बढ़ना, दिमाग में रखना, राइट? लिंक हॉफमैन बुश, राइट? लिंक हॉफमैन बुश आपका कोचेस। चलो मूविंग ऑन टू दी नेशनल न्यूज। सो नेशनल न्यूज में कल मोदी जी उड़ीसा गए, है ना? और उड़ीसा में कल उन्होंने अराउंड 19,000 करोड़ वर्थ 105 प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया, है ना? अब अगेन यू डोंट हैव टू इंडल्ज योरसेल्फ इनटू दी कि कौन से प्रोजेक्ट है, क्या प्रोजेक्ट है, नहीं उसमें बिल्कुल इंडल्ज होने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक चीज दिमाग में रखनी है, दैट इज कि ट्रम्प साहब ने यहां पर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है और उन्होंने बोला कि मैंने ट्रम्प साहब का इनविटेशन जो है वो डिक्लाइन किया जस्ट टू विजिट ओडिशा, राइट? तो वही बोला गया दैट डिक्लाइन ट्रम्प्स इनविटेशन इन ऑर्डर टू विजिट ओडिशा एंड मोदी जी अनवील्स 105 प्रोजेक्ट्स worth 19,000 crore visit to the land of Lord Jagannath to mark the first anniversary of the BJP government in the state। तो बीजेपी ने एक साल पूरा कंप्लीट कर लिया उड़ीसा के अंदर और उन्होंने खुद बोला कि इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिप देन यूएस ट्रिप इन अ पब्लिक रैली। अब पॉइंट ये है कि मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, समटाइम्स इन अ पब्लिक रैली वी डोंट हैव टू बेसिकली डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन टू नेशंस।
है ना, नहीं करना पड़ता, बिकॉज उसके लिए ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म है। अब आप बोलोगे सर फिर पब्लिक को कैसे पता लगेगा, उसके लिए ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म है, दैट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पे जरूर आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है, इंडिया यूएस की रिलेशनशिप को लेकर, ट्रम्प साहब को लेकर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बट इन अ पब्लिक रैली, इन अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड रैली, राइट, in that rally basically we the leaders have to basically excuse themselves फ्रॉम दीज टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। बट मोदी जी हैं, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने कुछ गलत काम किया, इलीगल काम किया, इलीगल कोई काम नहीं है, राइट, इट्स नॉट समथिंग वेरी वेरी मच इलीगल। लेकिन हमेशा जो कस्टम चलते हुए आए हैं कि हमेशा से जब भी हम दो नेशंस के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो दो नेशंस के रिलेशनशिप हमेशा पार्लियामेंट में डिस्कस किए जाते हैं। इवन द वर्ल्ड लीडर्स बेसिकली पब्लिक में उनका नाम नहीं लिया जाता, राइट। when you are at the position of head of the government, अपोजिशन में हो तो चलता है, बिकॉज अपोजिशन में आपका हक बनता है कि पब्लिक के सामने वो पॉइंट्स रखो, राइट। बट व्हेन यू आर इन अ गवर्नमेंट यू डोंट हैव टू डू दैट, बिकॉज उसका कहीं ना कहीं बैकलैश हमें देखने को मिलता है, राइट। चलिए, वैसे मोदी जी ने कुछ इलीगल काम नहीं किया, अब अगेन वही है, बट इट्स नॉट द राइट प्लेटफॉर्म बेसिकली टू डिस्कस अबाउट द ट्रम्प। नाउ मूविंग फॉरदर, पॉपुलैरिटी थोड़ी थोड़ी डिक्लाइन तो हो रही है भाई, ऐसा तो नहीं है, मानना पड़ेगा, है ना। इसको ही, इसी को ही पता है, इसी चीज को हम बोलते हैं आपका व्हाट टर्म बेसिकली वी यूज, जिसको हम बोला जाता है ना कि जब बहुत सालों से एक ही रिजीम चलती हुई रहती है तो पब्लिक के सेंटिमेंट्स भी बदलने लगते हैं, राइट। इवन दो अगर हम बात करें तो देयर इज नो सच वेरी ग्रेट अपोजिशन लीडर, या फिर कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं है। जैसे मोदी जी इमर्ज हुए थे 2013 में, वैसा कोई अभी कोई इमेज या फिर ऐसा कोई लीडर इमर्ज होता हुआ नहीं आ रहे। लेकिन हम बोलते हैं ना, एक टर्म बेसिकली हम कॉइन कॉइन करते हैं इन पॉलिटिक्स, जहां पर कोई अगर पावर में है बहुत लंबे समय से, राइट, तो ऑटोमेटिकली उसका अपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। वो कोई गलत भी नहीं करता, लेकिन उसके बाद भी अपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। मैं टर्म बोल रहा हूँ उसको, एक टर्म होता है, एंड इलेक्शंस के समय बहुत यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इलेक्शंस के समय। एंड अभी बीच में आएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा बेसिकली व्हाट दैट टर्म नोन एज। बट इट्स अ टर्म जो कि उसका जो मतलब होता है दैट इज कि व्हेन यू आर इन अ पावर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो ऑटोमेटिकली पब्लिक आपसे ना एक तरीके से थोड़ा सा, आप कुछ गलत नहीं कर रहे होते हो, राइट, यू आर नॉट डूइंग एनी रॉन्ग डूइंग, आप कुछ गलत नहीं कर रहे होते, बट अगेन आप इतने सालों से पावर में आ रहे होते हो तो पब्लिक को ना चेंज देखना होता है, बदलाव देखना होता है कि कुछ और नया चीज देखेंगे, कुछ और नया फेस देखेंगे, राइट। तो अभी वो टर्म मुझे भूलता हुआ नजर आ रहा है, जैसे ही मुझे याद आएगा मैं बताऊंगा कि उस टर्म को बेसिकली क्या बोलते हैं। बाकी अपन आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर, political one, totally political one. Now here, now it's about what? It's about the axiom 4 mission. axiom 4 mission की जब हम बात करते हैं तो axiom 4 mission जो है फिर से सस्पेंड हो गया, राइट। axiom 4 mission फिर से सस्पेंड हो चुका है। क्यों? अब कब जाएगा? 22 जून, मतलब टुमारो, राइट। क्यों हुआ? क्योंकि जो फैल्कन 9 आपका लॉन्चर है, फैल्कन 9 जो लॉन्च व्हीकल है, उस फैल्कन 9 लॉन्च व्हीकल में फिर से गैस लीक की सिचुएशन इमर्ज हुई, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सियम 4 मिशन जो कि बेसिकली लिफ्ट ऑफ होना था ऑन द 8th of June, वो बहुत बार बेसिकली पोस्टपोन होते होते फाइनली अब 22 डिसाइड किया गया। लेट्स सी कि अब 22 दैट इज टुमारो वो लिफ्ट ऑफ करता है कि नहीं करता है, ये मिशन लिफ्ट ऑफ करता है कि नहीं करता है। तो वही यहां पर बताया गया दैट शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पुट ऑफ अगेन, है ना। अब कब जाएगा? 22 आपका जून को। क्यों हुआ ये? Because multiple times due to the leak in the booster of SpaceX Falcon 9 rocket, राइट। तो Falcon 9 रॉकेट में हमें बहुत ज्यादा लीक हमें देखने को मिली है, ठीक है। चलो, सो व्हाई डिड इन इंडिया वी अलाउ पैसिव यूथनेशिया? सो देखो, एक बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हुआ था, राइट, एंड अरुणा शांभा, राइट। सो आई जस्ट गिव यू अ केस समरी, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट केस समरी है आपको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आपके लॉ स्कूल में डिस्कस किया जाता है। इट्स अ केस स्टडी, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन ऑल अराउंड द वर्ल्ड इसको डिस्कस किया जाता है, जस्ट टू मेक श्योर ऑफ दैट कि ये बेसिकली ये राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, तो राइट टू डाई विद डिग्निटी क्यों नहीं है, और होना क्यों चाहिए, राइट। सो इसकी कहानी जो स्टार्ट होती है, इसकी कहानी स्टार्ट होती है किंग एडवर्ड बेसिकली हॉस्पिटल था मुंबई में, अभी भी है,
वहां पर एक नर्स काम करती थी, उनका नाम था अरुणा शाहबाग। अरुणा शाहबाग बेसिकली शी इज अ नर्स इन दैट हॉस्पिटल एंड उधर ही कुछ वर्कर्स थे, है ना, एडवर्ड हॉस्पिटल के ही, और उन्होंने उनका सेक्सुअली असॉल्ट किया एंड रेप हुआ, एंड जिसके चलते वो फिजिकली मतलब मेंटली शी गॉट इनटू अ कोमा, है ना, वो मेंटली बेसिकली कोमा में चली गई। मेंटली वो बेसिकली कैन नॉट बेसिकली वेक अप, ही कैन नॉट ड्रिंक, सीधा इन अ वेरी आपका बोल सकते हैं ना पैसिव स्टेट में चली गई, राइट, कोमा में चली गई, ब्रेन डेड, सिंपल सा ब्रेन डेड विद दिस, विद दैट इवेंट, राइट, विद दैट इवेंट। सो और इसी पे ना वो कॉमन 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 कॉज वाला केस जो हमने पढ़ा ना, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसी पे बना हुआ है, उसी केस के बेसिकली कंडीशंस को देखते हुए बनाया गया। अब हुआ क्या था कि अरुणा शाहबाग के साथ रेप हुआ और बहुत लंबे समय से ना वो किंग एडवर्ड, आपका किंग एडवर्ड हॉस्पिटल में ना एडमिट थी, उनका वेंटिलेटर चल रहा था, वो एक बेड बेसिकली हमेशा रहती थी, एक नर्स हमेशा काम करती थी, और डॉक्टर्स को भी पता था, ये पूरी की पूरी मेडिकल टीम को पता था कि इतने सालों से अरुणा शाहबाग को बहुत पेन हो रहा है, उनको खाना खिलाना पड़ता है, राइट, उनके बॉडी की केयर करनी पड़ती है ना। सो अरुणा शाहबाग डजंट हैव अ डिग्निटी, राइट। डिग्निटी का मतलब क्या होता है? डिग्निटी का मतलब ये होता है आपका स्वाभिमान, राइट। अब आप मुझे खुद बताओ, जब आप ब्रेन डेड हो, आपकी बॉडी काम नहीं कर रही, यू आर वेरी लेथार्जिक, लेथार्जिक मींस यू कैन नॉट डू दैट एनी वर्क, मतलब आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही, बट यू आर कॉन्शियस, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस है, थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस है, और आपको कॉन्शियसनेस ये नजर आ रहा है दैट यू आर टोटली नेकेड, समवन इज योर बेसिकली क्लीनिंग योर बॉडी, राइट, ऑन अ डे टू डे लाइफ, इवन you're getting a food not from your own hand, so वहां पर ना कहीं स्वाभिमान हमारा खत्म होता हुआ चला जाता है ना। तो वो प्रेजेंट किया गया, तो पहला तो ये पॉइंट प्रेजेंट किया गया कि भाई अरुणा शाहबाग जैसी कंडीशन होती है, हमारे देश में ऐसी कंडीशंस हैं, पहला। दूसरा उन्होंने बोला कि अरुणा शाहबाग किंग एडवर्ड हॉस्पिटल में अराउंड 40 ईयर्स से है, और आप खुद सोचिए कि हमारे देश में मेडिकल की कंडीशन कितनी बुरी है कि लोगों के पास हॉस्पिटल बेड्स नहीं है, लेकिन हमने एक पेशेंट के लिए 40 सालों से एक हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, मशीन्स हमने लगा रखी है, जिसका हमें पता है, पूरी मेडिकल टीम को पता है कि वो वापस कभी खड़े नहीं हो सकती, वापस कभी वो उनकी नॉर्मल लाइफ नहीं हो सकती। So why we are not basically giving passive euthanasia to Arna Samwa, और वो बेड बेसिकली किसी और पेशेंट के काम आएगा, है ना। दो पॉइंट प्रेजेंट किए गए थे, एंड आफ्टरवर्ड, राइट, आफ्टरवर्ड, आफ्टरवर्ड तब जाकर बेसिकली ये कोर्ट ने अलाउ किया पैसिव यूथनेशिया। कोर्ट लंबे समय से पैसिव यूथनेशिया को मना कर रहा था, लंबे समय से, कई बार कोर्ट में केसेस गए हैं, नंबर ऑफ टाइम्स कोर्ट में केसेस गए हैं, बट हमेशा कोर्ट ने प्ली डिनाई करी है। उन्होंने हमेशा ये बोला कि आर्टिकल 21 गारंटी राइट टू लाइव विद डिग्निटी, बट इट डज नॉट अलाउ राइट टू डाई विद डिग्निटी, डज नॉट अलाउ दैट, राइट, डज नॉट अलाउ दैट। ये सिंपल सी बात यहां पर बोली गई थी। अब वही है, उसी लिए बेसिकली ये चीज अलाउ किया गया। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर। नाउ व्हाट हैपेंड, तो फाइनली अभी हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है, राइट, एजुकेशन मिनिस्ट्री, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री बहुत जल्दी एक पैनल फॉर्म करने वाली है, जरूरी भी है, राइट, टू फॉर्म अ पैनल, एंड वो रिव्यू करेगी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस को, राइट, जस्ट टू रिव्यू द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, जिससे जो एस्पिरेंट्स डिपेंडेंट होते हैं कोचिंग सेंटर्स के ऊपर, उनकी डिपेंडेंसी को कट डाउन किया जाए, राइट, जिससे इक्विटी आ सके, सबके लिए चीजें बैलेंस आउट हो सके, है ना। एंड दैट इज व्हाई बेसिकली सेंटर इज फॉर्मिंग अ पैनल जो कि स्टडी करेगा, अंडरस्टैंड करेगा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का पैटर्न, और उसको उस हिसाब से मोल्ड करेगा जिससे कोचिंग पे डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया जाए, कोचिंग्स पे डिपेंडेंसी को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। ये चीज यहां पर बताई गई है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर, moving further on the editorial one. So when we talk about the editorial, this written by Sonia Gandhi, you don't have to read this. This one is about lighting the spark in UK India cultural relations. तो ये सिर्फ बता रहे हैं इंडिया और यूके के कल्चरल रिलेशंस को लेकर, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। हाँ, एक इंपॉर्टेंट है, वो ये है क्वांटम चैलेंज, और क्वांटम चैलेंज में यहाँ पर बात की गई, ऑथर ने यहाँ पर जो बताया है वो बात कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर इंडिया को ना एडवांस करना है, इंडिया को अगर आगे बढ़ना है, फॉर दैट इंडिया हैज टू ब्रिंग अ
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इट्स वेरी वेरी एसेंशियल। तो वही यहाँ पर दिया गया, ऑथर ने सबसे पहले बताया कि साइंटिस्ट जो है आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ से, उन्होंने रिसेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया द की एडवांस इन द क्वांटम साइबर सिक्योरिटी, जो कि बेसिकली स्टैंड टू रिवोल्यूशनाइज हाउ द वर्ल्ड विल कम्युनिकेट इन फ्यूचर, राइट। तो अभी आईआईटी दिल्ली के और डीआरडीओ के कुछ साइंटिस्ट ने दुनिया को शो किया कि कैसे हम क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज कर कर, राइट, क्वांटम साइबर सिक्योरिटी का यूज कर कर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। क्या सो उन्होंने बेसिकली दुनिया को ये चीज दिखाया कि कैसे जो क्वांटम साइबर सिक्योरिटी है वो रिवोल्यूशनाइज करेगा, द वर्ल्ड विल कम्युनिकेट इन द फ्यूचर। आगे उन्होंने खुद बोला कि द वर्ल्ड सीक्रेट जो है ना, दे आर करेंटली स्टोर्ड एंड कम्युनिकेटेड, है ना, जो अभी वर्ल्ड के सीक्रेट वो भी करेंटली स्टोर्ड और कम्युनिकेटेड है वाया चैनल्स दैट आर प्रोटेक्टेड बाय डिफरेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तो उन्होंने क्या चीज शो करी, उन्होंने बोला कि दुनिया के जो सीक्रेट्स हैं वो अभी स्टोर्ड और कम्युनिकेट होते हैं उन चैनल्स के थ्रू जो प्रोटेक्टेड हैं बाय अ डिफिकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। और ओवर द ईयर जो इंक्रीजिंग अमाउंट है क्वांटम कंप्यूटिंग पावर का, वो अवेलेबल होगा टू सर्टेन एक्टर्स हैव फोर्स्ड दीज प्रॉब्लम टू बिकम डिफिकल्ट एंड नीच अनक्रैकेबल। तो उन्होंने खुद बोला कि अभी भी कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो पब्लिक के सामने नहीं आ पा रहे, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग अ वे कि उनको कैसे कम्युनिकेट किया जाए, उस वे में कैसे पहुंचा जाए। थोड़ा साइंटिफिक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नजर आएगी, है ना, थोड़ा साइंटिफिक टेरिटोरियल यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वांटम कंप्यूटिंग की यहाँ पर बात कर रहे हैं, राइट। लेकिन ऑथर ने यहाँ पर खुद बोला कि द इमेंस ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, जो क्वांटम कंप्यूटिंग का जो इमेंस है वो बेसिकली रिक्वायर व्हाट दिस पैराडिज्म टू चेंज, बिकॉज क्वांटम कंप्यूटर्स कैन solve problems currently out of reach of the most powerful conventional supercomputers। तो बेसिकली यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग की बात की गई है कि कैसे क्वांटम कंप्यूटर्स ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को भी रिजॉल्व कर सकता है, सोल्यूशन दे सकता है, जो अभी दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स नहीं कर पाते। तो यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग की बेसिकली यहाँ पर बात की गई है। और ऑथर ने खुद बोला कि जब हम क्वांटम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, वो एक मेजर चेंज हमें देखने को मिला, राइट। इट्स प्रॉमिसिंग टू प्रोटेक्ट द कम्युनिकेशन चैनल। तो ऑथर ने खुद बोला कि क्वांटम साइबर सिक्योरिटी के थ्रू हम कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसके चलते साइबर क्राइम्स को हम रोक पाए, साइबर क्राइम्स को हम रोक पाए, और दुनिया के कितने भी पावरफुल आपके सुपर कंप्यूटर्स होंगे वो क्रैक नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल भी क्रैक नहीं कर पाएंगे कि क्या कम्युनिकेट हुआ और क्या कम्युनिकेट नहीं हुआ। वो चीज यहां पर बताई गई है ना, वो चीज यहां पर बताई गई है। सो डू गिव इट अ रीड। यहां पर फिर मिशन की बात की गई है कि इंडिया में क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर मिशन भी बेसिकली अप्रूव किया गया है। नेशनल क्वांटिंग मिशन 2023 में अप्रूव किया गया था विद आउटले ऑफ 6003 करोड़ रुपीस, जो कि 2031 तक चलेगा। बट अगेन जो मेजर प्रॉब्लम्स इंडिया में नजर आती है, राइट, वो नजर आती है क्या, फंडामेंटल रिसर्च इन इंडिया हैज ऑलरेडी बीन व्हाट बीसेट रिसर्च अंडर द मिशन, राइट। तो रिसर्च की कोई बात ही नहीं करता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात ही नहीं करता। इतना पैसा जो 4000 करोड़ रुपए दिया 2031 तक, इट्स नॉट सफिशिएंट टू डू अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। और वही चीज यहां पर बोली गई, उन्होंने बोला कि साइंटिस्ट ने कई बार कंप्लेन किया है कि फंडिंग फंडिंग टाइम पे नहीं आती, सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है, मल्टीपल हमें लोगों से क्लियरेंस लेना पड़ता है, जो कि बहुत गलत है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत रिक्वायरमेंट मांगते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट की बात की जाती है, कितना लंबा प्रोजेक्ट चलेगा। अरे R&D चल रही है, हमें सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि आप हमें बैकलैश दे रहे हो। वो चीज यहां पर ऑथर ने बताया, और ऑथर वही बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि हमारा देश विकास करे, हमारे देश में एडवांसमेंट हो, फॉर दैट वी नीड टू ब्रिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, है ना। तो क्वांटम कंप्यूटिंग की पहले तो तारीफ करी है उन्होंने, क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर उन्होंने बोला कि क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर क्या क्या करना चाहिए, एंड उसके साथ साथ उन्होंने ये चीज बोली है दैट अगर हम चाहते हैं दैट वी वांट टू बेसिकली सक्सीड और सक्सीड इन द क्वांटम कंप्यूटिंग, तो क्वांटम कंप्यूटिंग का एग्जांपल देते हुए उन्होंने ये चीज बोली है दैट हमारे देश में कितना ज्यादा रेड टिपिज्म है, इसको बोलते हैं रेड टिपिज्म, कि फंडिंग नहीं देना, गवर्नमेंट का इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाना कि भाई चीजें जो 2 महीने में होनी थी वो 10 महीने में हो रही है, राइट। तो वही चीज यहाँ पर ऑथर ने बोला है कि ये रेड टिपिज्म, ये इतना ज्यादा ये चीज होती है। अगर हम चाहते हैं दैट इंडिया हैव टू ग्रोथ इन एडवांस टेक्नोलॉजी, फॉर दैट वी नीड टू ब्रिंग अ व्हाट आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, हमें एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। उसी चीज को लेकर यहाँ पर ऑथर ने स्पेसिफाई किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड जीरो, ग्राउंड जीरो पढ़ना पड़ता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ते ग्राउंड जीरो अपन। तो मूविंग फर्दर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नो, यू डोंट हैव टू रीड अबाउट द उत्तराखंड एज वेल। ग्राउंड जीरो नहीं पढ़ना है आपको, सिंपल, राइट। हाँ, आपका अगर इंटरेस्ट है
तो आप पढ़ सकते हो, बट इफ यू आस्क मी फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, इज इट इतना सा भी इंपॉर्टेंट? इतना सा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी व्हाट, टुवर्ड्स दी व्हाट, वर्ल्ड न्यूज। तो वर्ल्ड न्यूज की जब हम बात करें तो यस, वर्ल्ड न्यूज में एक इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर। सो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि यूएन की टॉप नॉच एजेंसी है एटॉमिक एनर्जी को लेकर। एटॉमिक एनर्जी कहां पर क्या यूज हो रही है, इन फॉर्म ऑफ सिविल और इन फॉर्म ऑफ इवन डिफेंस पर्सपेक्टिव से, न्यूक्लियर वेपन के पर्सपेक्टिव से भी, और सिविल पर्पज से न्यूक्लियर एनर्जी का क्या है क्या नहीं है, यही यूएन की बेसिकली टॉप नॉच एजेंसी है। यहां पर बात करें, इसने ये बोला, इसराइल को बेसिकली बोला, इसने इसराइल को बोला कि देखिए, आप ईरान का एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है, ईरान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उस फैसिलिटी का नाम है बुशनर प्लांट। कौन सा प्लांट? ईरान का बुशनर प्लांट। और उन्होंने खुद बोला कि उस बुशनर प्लांट में ना 1000 किलो से भी, थाउजेंड्स ऑफ किलो न्यूक्लियर आपका मटेरियल स्टोर्ड है, थाउजेंड्स ऑफ केजी न्यूक्लियर मटेरियल स्टोर है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बेसिकली इसराइल को यह चीज कन्वे किया कि आप बुशनर प्लांट पे बॉम्बिंग नहीं करो। अगर आप बुशनर प्लांट पे बॉम्बिंग करोगे देन न्यूक्लियर डिजास्टर होने का बहुत ज्यादा खतरा है। राइट, न्यूक्लियर डिजास्टर होने का ना बहुत ज्यादा खतरा है। ठीक है, ये चीज यहां पर बताया गया। तो लिखा है दैट आईएईए वार्न्स ऑफ न्यूक्लियर डिजास्टर इफ इजराइल अटैक्स ईरान बुशनर प्लांट। तो ईरान अगर बुशनर प्लांट को अटैक करता है, सो देयर इज अ फियर ऑफ न्यूक्लियर डिजास्टर। कंट्रीज ऑफ द रीजन, जो उस रीजन की कंट्री है, उन्होंने रीच आउट किया डायरेक्टली टू मी, है ना, टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न से राफेल ग्रॉसी। तो राफेल ग्रॉसी जो कि चीफ हैं आपके इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, उन्होंने खुद बोला कि a lot of countries they have basically approached me directly and they have shown concern, and ये चीज उन्होंने खुद बोली है, ये also warned against striking the lines that supply power to Bushner। उन्होंने खुद बोला कि उन लाइंस पे भी आपको ब्लास्ट करने की जरूरत नहीं है जो बुशनर के लिए जा रही है। तो बुशनर को जो पावर सप्लाई हो रही है ना, वो नहीं रुकना चाहिए। अगर वहां पर भी अगर बॉम्बिंग किया ना, तो डिजास्टर होने के कई ज्यादा चांसेस हैं, डिजास्टर होने के कई ज्यादा चांसेस हैं। ये चीज यहां पर बताई गई। क्लियर? चलो चलो, now so guys, this is what the analysis of today's newspaper, short and crisp, as promised कि short and crisp होगा हमारा आज का एनालिसिस। बाकी क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन हम कल लेके आएंगे, एंड हम आज और कल के टॉपिक्स पे कल ही हम क्विज करेंगे। ठीक है, कल के सेशन में हम क्विज करते हुए चलेंगे। सो गाइस, दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। आज शॉर्ट एंड क्रिस्पी था, नॉट वेरी मच लेंदी, राइट, बट एक ही मेजर टॉपिक हमें नजर आया, दैट इज यूथनेशिया वाला। तो जस्ट डू गिव इट अ रीड। एंड यूथनेशिया के अलावा भी बेसिकली कुछ एडवांसमेंट हमें देखने को मिले ऑनगोइंग टॉपिक्स में, तो वो चीज जरूर देखना। ठीक है, सो गाइस दैट्स इट। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद मोर एक्साइटमेंट, विद मोर नॉलेज, विद मोर एनर्जी। तब तक लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय द डे। बट इफ यू लव दिस सेशन, do click on the like button, do subscribe to our channel, and one more important news. So I know there are a lot of people who basically have a problem in getting access to Hindu newspaper. उन्हें हिंदू न्यूज़पेपर ना मिलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। So I would be recommending to join this group @Titans 786। आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे जहां पर सर्च वाला आइकन बना हुआ है ना, सर्च वाला आइकन पे क्लिक करो, विदाउट एनी स्पेस, @TITANS टाइटन्स 786 डालोगे ना, यू विल गेट अ ग्रुप। ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप। आपको वहां पर डेली न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिलती है। पीडीएफ मतलब पीपीटी बेसिकली, एंड नॉट द होल न्यूज़पेपर, ओनली दैट पार्ट जो हमने मार्क किया हुआ था, जो मतलब इंपॉर्टेंट है उस न्यूज़पेपर में। तो जो भी न्यूज़पेपर में न्यूज़, टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं को आपकी इमेजेस मिल जाती है। आपको फुल न्यूज़पेपर नहीं मिलता। तो आपको पहले तो पता होता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट, तो आराम से आप उस न्यूज को कट डाउन करके अपने नोट्स में भी आप पेस्ट कर सकते हो या लगा सकते हो। ये भी चीज आप कर सकते हो। सो डू जॉइन दिस। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो स्टैटिक जीके का कुछ बता दीजिए। देख, अभी मैं मेजरली यही तुम लोगों को बोलूंगा, स्टैटिक जीके को लेकर अभी शांत रहो। स्टैटिक जीके को लेकर अभी कुछ नहीं करना है। जस्ट जस्ट स्टैटिक जीके आप जो भी पढ़ते हुए चल रहे हो ना, वही पढ़ते हुए चलो, सिंपल। हम जो करंट अफेयर्स का बैकग्राउंड कवर करते हैं, वही कवर करते हुए चलना है। हाँ चलो, स्टैटिक जीके का फॉर द टाइम भी एक काम कर लो। अगर तुम लोग को लग रहा है स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा हमें परेशान करेगा, क्लैट 2025, क्लैट
2024 सॉरी, इन दोनों के दोनों पेपर का प्रीवियस पेपर निकालो, करंट अफेयर्स वाला सेक्शन, उसमें जो स्टैटिक जीके का पैसेज है, राइट, स्टैटिक जीके के जो दो पैसेज दिए हुए हैं, एक इसमें है एक इसमें है, दोनों पैसेजेस को सॉल्व करो विदाउट एनी रीडिंग एनीथिंग, कुछ रीड करके नहीं करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो पैसेज रीड करके सॉल्व करने की कोशिश करो, बस ये काम कर लो। एक काम ये कर लोगे, फिर अपन कल डिस्कस करें कि स्टैटिक जीके को लेकर क्या करना है। एक बार ये काम कर लो, ये खुद काम करोगे ना, ऑटोमेटिकली तुम्हें एक क्लैरिटी मिल जाएगी, अच्छा स्टैटिक जीके ऐसा आता है, राइट। बस ये काम कर लीजिए, 2024 2025 स्टैटिक जीके 2 पैसेजेस सॉल्व करो, खत्म। जो लोग भी बोलते हैं ना स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा आता है और स्टैटिक जीके आपको बहुत ज्यादा बैकलैश देगा, वो सब डरा रहे हैं, राइट। नहीं आप, मैं बोल रहा हूं ना, अल्टीमेटली स्टैटिक जीके वो कैसे पता क्या आता है, इन्हीं दो पेपर से पता है लगा है ना, 24 25 से। सॉल्व दीज 2 पैसेजेस ऑन योर ओन, नहीं पढ़ने की जरूरत है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करना और फिर सॉल्व करके मुझे बताना, ठीक है। सॉल्व करके मुझे बताना कि भाई ये मेजर हमें चेंजेस अगर हुए हैं, ठीक है सर, ये चीज हमने ऑब्जर्व करी है, ये चीज हमने स्टडी करी है कि स्टैटिक जीके में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद भी प्रॉब्लम आएगी, विल कम टू दी स्टैटिक जीके वाला पार्ट। स्टैटिक जीके पढ़ाना मेरे लिए बड़ा आसान है, मुझे खड़े होकर सिर्फ पढ़ाना पड़ेगा, मुझे प्रिपेयर भी नहीं करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स तो इवन दो थोड़ा बहुत मुझे प्रिपेयर करना पड़ता है, राइट, पढ़ना पड़ता है कि एडवांसमेंट क्या हुआ क्या नहीं हुआ। स्टैटिक जीके तो सट 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 ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। आई डोंट हैव एनी इशू, इन बेसिकली जस्ट telling you about the modern history, explaining the what happened in the ancient India, medieval India, in the modern India, and even in geography also. I'm very good in geography, I don't have any issue in that, right। economy भी ठीक ठाक है, तो ऐसा नहीं है, but हाँ, but again that thing is not important for your examination। तुम्हारे examination के लिए important होना तो चाहिए, जितना इंपॉर्टेंट होगा उतना आर्टिकुलेट तुम्हें कर दिया जाएगा, राइट। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सॉल्व दिस, इनको सॉल्व करके देखो, बस ऑटोमेटिकली यू विल गेट टू नो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इतना कर सकते हैं। चलो या सो गाइस दैट्स इट, बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे, बाय गाइस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन, हाँ।